हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अब तक देख रहे थे। 12 से लेके 18 तक के फंडामेंटल राइट्स को हम लोग भाग में एक में देख चुके हैं। अब हम लोग आज यहाँ पे 19 से लेके 22 तक के फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। दोस्तों, मैं आगे वीडियो बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी पॉलिटी के आप नोट्स देख रहे हैं, या तो मैंने देखिए 2 ही सोर्स हैं मेरे पढ़ने के पॉलिटी के जो भी हैं। इसमें एम लक्ष्मीकांत है पहला, और इसके अलावा बेयर एक्ट है। तो जो भी आप नोट्स मेरे पॉलिटी के देखते हैं वो सारा एम लक्ष्मीकांत का ही कंसाइज रूप है। ठीक है, आप बहुत सारे शब्दों को आप देखेंगे हूबहू आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो जो ये समझिए कि आप एम लक्ष्मीकांत का समरी पढ़ रहे हैं। एक तरह से मैं बहुत ही इसको कंसाइज और टू द पॉइंट एग्जाम के नेचर से मैंने बना के रखा हुआ है अपने रिवीजन के लिए। तो इसको आप लोग देखें। और वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए कि मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फैक्ट टू फैक्ट अगर बताना चाहूँ तो 5 मिनट में पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा। मुझे बस बोलते जाना है, तो समझाने के लिए मैं बस थोड़ा वीडियो लंबा बनता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। जो अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो मेरा पसंद आए फ्यूचर में तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए अब सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात करता है, जिसमें 19(1) में ये दिए हुए हैं पॉइंट 6। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ए में दिया है, ए या क जो भी आप लोग कहें, इंग्लिश हिंदी, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। पॉइंट बी में है शांतिपूर्ण और निरायुध यानी हथियार से मुक्त, हथियार बिना लिए हुए सम्मेलन का अधिकार। मतलब शांतिपूर्ण और बिना हथियार का हम लोग कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। संगम या संघ बनाने का अधिकार, कोई संघ सम्मेलन करें या फिर संघ बनाए, ऐसा करने का अधिकार हम लोग को है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण का अधिकार, कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में हम लोग बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। बस ये ध्यान देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अपवाद हैं, तो इसके भी कुछ अपवाद हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, अभी तक ये जम्मू कश्मीर में नहीं था बात निवास करने वाला। तो इसी टाइप मतलब कि ये चीज़ें एक्सेप्शन कुछ हैं, इन सबको ध्यान रखेंगे। कोई भी वृत्ति या बिजनेस और कारोबार करने का अधिकार, मतलब कोई भी हम अपना बिजनेस, कोई नौकरी या कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब देखिए, एक एक्सेप्शन यहाँ पर लिखा हो, इन अधिकारों पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लग सकता है। युक्ति युक्त मतलब उचित प्रतिबंध, जो कि उचित हो, अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उचित प्रतिबंध जो होंगे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए, ये पॉइंट 1 ABC दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसका एक्सेप्शन क्या क्या है। ए का है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका एक्सेप्शन है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। उचित प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है, हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, जैसा मैंने अभी पहले में बताया वही चीज़। डी है उचित प्रतिबंध। डी क्या चीज़ है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, लेकिन उचित प्रतिबंध इसमें लग सकता है 2 आधारों पे। क्या है पहला आधार, कि आम लोगों के हित में हो। अगर किसी का अबाध संचरण, किसी का क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में जाना कि लोगों के हित में है अहित में है, तो उस पर रोक लगाना उचित होगा। उचित ये प्रतिबंध माना जाएगा। अगर कुछ ऐसा गुंडा टाइप का व्यक्ति है, कुछ है माफिया है, जिसको जाने किसी एरिया में जाने से कुछ खतरा हो सकता है, तो उसको जाने से रोका जा सकता है। दूसरा है एसटीज और एससीज के हित में अगर है कि कहीं उसके एरियाज़ हैं, ट्राइबल्स एरिया हैं जहाँ पर जाने, जैसे कि अंडमान निकोबार का उदाहरण ले सकते हैं, तो वहाँ पे अगर जाने को रोक लगाया जाता है तो उन एसटीज और एससीज के संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपके इस संचरण के अधिकार को भी यहाँ पे रोक लगा सकता है, ये उचित प्रतिबंध में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह एम लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है, किसी वेश्या के संचरण पर रोक लग सकता है। कुछ अगर समस्या है तो उस पर संचरण पर रोक लग सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें एड्स रोगी के संचरण पर रोक को भी वैध ठहराया था।
अब उसका पूरा डिटेल क्या है इसके अंदर, लेकिन एक ओवरऑल हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब संचरण की स्वतंत्रता जो मैंने 19(1)(d) में बताया कि आप कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने के अधिकारी हैं, अधिकार रखते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि संचरण की स्वतंत्रता को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक आंतरिक संचरण, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हम लोग संचरण करें, और दूसरा संचरण होता है भारत के बाहर निकल जाएं, कहीं इंटरनेशनल टूर पे चले जाएं, तो उसको कैसे कैसे देखें। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसको देखिए। अगर माफ कीजिएगा, अगर देश के अंदर निर्वाचन, अगर देश के अंदर हम लोग कोई संचरण करते हैं तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम लोग कहीं बाहर, देश के बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने का अधिकार और फिर वापस देश में आने का अधिकार, ध्यान दीजिएगा इसको, देश से बाहर जाना और फिर देश से वापस भारत में आना, अपने देश में आना, ये आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 पे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण दिए हुए हैं। पहला है, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, पूर्वगामी, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने, पहले इसको पढ़ देता हूं फिर मैं आपको डिटेल करता हूं। किसी व्यक्ति को उस समय व्याप्त कानूनी अपराध के लिए ही दोष सिद्ध किया जा सकता है, किसी नए कानून को पोस्ट डेट से लागू नहीं किया सकता है। मतलब कि आज ही मैंने कोई मान लीजिए अपराध 2022 में किया, ठीक है, और उस अपराध के लिए कोई कानून ही नहीं है, ऐसा अपराध कहा जा रहा है कि किया, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं जो उसको दोष सिद्ध कर सके ये अपराध है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2023 के जनवरी में ऐसा एक कानून बना दिया जाए कि भाई ये तो अपराध में, ये संज्ञेय अपराध में आएगा, और इनको 2022 दिसंबर में इन्होंने अपराध किया था, तो 2022 में ये रेट्रोस्पेक्टिव जाके उस पर लागू नहीं हो सकता। अब इन अपराधों के नज़रिए से कुछ टैक्सेस के मामले में पोस्ट डेटेड हो सकता है, पोस्ट डेटेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आपराधिक चीज़ों में पोस्ट डेटेड नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, और पास्ट डेट में नहीं जाएगा, और जो टैक्सेस के रूप में क्या कहते हैं, पुराने पास्ट डेटेड हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो जाता है। मैं अगर समझा पा रहा हूँ तो ठीक फिर से समझा देता हूँ, अगर समझ पा रहे हो तो आई होप आप लोग समझ रहे हो। कोई भी चीज़ अपराध आज मैंने किया है, तो आज उस अपराध के लिए जो कानून होगा, अगर मान लीजिए किसी के मर्डर के लिए सिर्फ यही कानून हो कि उसको 10 थप्पड़ दिए जाएं, मैं एक से वैसे बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, इसको सीरियस ना लीजिएगा। अगर किसी के मर्डर करने पर सिर्फ 10 थप्पड़ का अपराध है, मतलब उसको कानून में दिया हुआ है कि सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसको 10 थप्पड़ ही मिल लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कुछ दिनों बाद ये लागू कर दिया जाए कि नहीं अब किसी के मर्डर पे फांसी की सज़ा होगी, तो उसको अब फांसी नहीं होगी, अब आगे जो आने वाले हैं उन पे फांसी की सज़ा का नियम लागू किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब दोहरी क्षति नहीं, किसी एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित या दंडित किया सकता है। किसी ने अगर साइकिल चोरी एक की है फॉर एग्जाम्पल, तो उस चोरी का उसको जो आप सज़ा देंगे 6 महीने, 8 महीने या 2 महीने, जो भी आप सज़ा देंगे, एक ही बार देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल बाद फिर से होगा कि नहीं तुम सज़ा पूरा ठीक से नहीं किए, तब फिर से और लो 2 महीने की सज़ा, ऐसा नहीं। एक बार जो सज़ा आपको दे, एक ही बार आपको, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा, ठीक है। अगर एक अपराध आपने किया तो एक ही बार सज़ा मिलेगी, आपको बार बार उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्व अभिशंसन, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। मतलब कि मैं अपने गुनाहों को कबूलूं ये जरूरी नहीं है, मैं अपने आप को
होता है ना कि स्वयं अपने गुनाहों को कबूल लिया। ये जरूरी नहीं है कि मैं करूं, मैं बाध्य नहीं हूं, मैं चुप रखने का अधिकारी हूं, मतलब बोल नहीं सकता कि मगर मुझे लगता है कि नहीं मैं दोषी नहीं हूं तो मैं चुप रहूंगा, बोलूँगा कि नहीं, मुझे इसके लिए बाध्य नहीं किया सकता कि मैं अपने खिलाफ ही कोई बयान दूं या अपने खिलाफ ही साक्षी बनूं, अपने विरुद्ध ही। ठीक है, यहाँ तक आप लोग, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही कंसाइज और अच्छे से मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। और अब तक आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आर्टिकल 21 में हम लोग देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि लॉ, कानून में जैसा कि विधि द्वारा कोई अगर प्रक्रिया किसी को मारने का, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता या प्राण छीन लेने का अधिकार, छीन लेने की बात तभी हो सकती है जब विधि द्वारा स्थापित कोई नियम कानून हो उसके द्वारा। जैसे फांसी का कानून भारत में है, तो फांसी के कानून के द्वारा उसको दैहिक प्राण लिया जा सकता है अगर उसने ऐसा अपराध किया हो तो। समझ रहे हैं? मतलब जो कानून है उसी के अनुसार उसके प्राण के हरण या फिर दैहिक स्वतंत्रता के हरण का काम हो सकता है। दैहिक स्वतंत्रता, किसी को बंदी बना लेना, स्वतंत्र उसके पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करना, अगर कोई नियम है तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा ही आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत ही अब ब्रॉड हो चुका है। पहले ये उतना नहीं था, अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पावर्स को गेन करते करते इसको एक्सप्लेन करते बहुत ही ब्रॉड बना दिया है। आर्टिकल 21 अब पूरी तरह से एक खुद में बहुत ज़्यादा चीज़ हो चुका है, इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी को मार्क करते चलूंगा। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, पहला। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। ठीक है। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। ये 14 वर्षों वाला आप लोग देखे होंगे जो कानून बने उस पे, उसके बाद ये सब हैं। इसके अलावा है अकेले कारावास में बंद होने के अधिकार से विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, अमानवीय व्यवहार, देर से फांसी, ये बहुत ही वो है, इम्पॉर्टेंट है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, ये सब जीवन के अधिकार में है, आर्टिकल 21 के तहत आते हैं सब। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित, ये सारे हैं। अब इसको मिल पाता है कि नहीं ये तो बहुत ही अलग बात है, लेकिन सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आते हैं सब। ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई का, सार्वजनिक फांसी अगर किसी को दी जा रही हो तो वो मना कर सकता है, मुझे सार्वजनिक फांसी ना दी जाए। हिरासत, ये फिर था देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। खुद में एक हिंसा मानी जाती है कि आप देर से किसी को फांसी दे, आपने कह दिया कि इसको फांसी की सज़ा होगी, अब वो वेट कर रहा है व्यक्ति कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए। उसमें ये तर्क दिया जाता है कि वो आदमी को आपने बैठा के आपने रोज़ उसको मार रहे हैं कि 5 साल, तो वो इंतज़ार कर रहा है रोज़ कि कब मेरी फांसी होगी, उसको पता है कि उसको अब मरना है। तो एक तरह से ये एक्सट्रीम लेवल पर 2 साल 4 साल आप टालते जाते हैं, तो उसके दिमाग पे एक खुद ही उसका हिंसा करते जा रहे हैं। तो वो खुद ही एक सज़ा हो चुका है, फांसी की सज़ा से बड़ा सज़ा वो हो चुका है, उसको वेट करते रहना कि मुझे कब फांसी होगी। तो इसके लिए भी कहा, ये दिया जा रहा है कि देर से अगर दिया जाता है तो उससे अच्छा कि उसको जीवन के लाइफ प्रेजेंटमेंट में क्यों ना चेंज कर दिया जाए, इसकी भी बातें होती हैं।
ये किसी और नए वीडियो में मैं आपको डिटेल करूँगा। पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकार, सूचना का अधिकार इसमें दिया हुआ है। ये बहुत ही विवादित है क्योंकि ये सूचना अधिकार 2005 का एक्ट है, उसके तहत भी है। विधिक अधिकार है, उसमें भी दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन भी शायद किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा था, अब कंफर्म नहीं है लेकिन देखा हुआ है शायद कहीं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप लोग इसको पॉज करके। इसमें और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने मार्क कर दिए हैं। अब लास्ट हम लोग आज ये इसमें आर्टिकल 21 में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया था। उसको एक बार देख लेते हैं। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान करने की राज्य विधि अधीन निर्धारित है। ठीक है, ये केवल अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, हायर यूनिवर्सिटी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए नहीं है। 86वें संविधान संशोधन तहत 21 का स्थापित किया गया सर्व शिक्षा अभियान के लिए नागरिक अधिकारों के मामले में द्वितीय क्रांति की इसको संज्ञा भी दी गई। ठीक है, इसके अलावा ये 21 का के जो संशोधन हुए थे वो 2 जगह और लागू किए गए थे। एक आर्टिकल 45 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया गया था कि 14 वर्ष तक की आयु के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा राज्य। और दूसरा है 51 का मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कराएगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मतलब एक राज्य को जिम्मेदारी दे दी गई और एक क्या कहते हैं नागरिकों को जिम्मेदारी दी गई कर्तव्यों में, और मूल अधिकार में डाल दिया गया 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध डिटेंशन से संरक्षण। ठीक है, हिरासत के 2 तरह होते हैं, एक गिरफ्तारी करना और एक डिटेंशन करना। डिटेंशन करना किसी को रोक लेना, कहीं पकड़ के रख देना, बैठा लेना। डिटेंशन मतलब कि वो जेल की तरह ही है लेकिन कहीं मतलब क्या कहा जाए, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, कहीं बंद करके रख लिया जाता है, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। ये दंड विषयक चीज़ें हैं, गिरफ्तारी दंड विषयक चीज़ें हैं। किसी कानून में उसको दंड मिल चुका है, उसके विषय में इसको गिरफ्तारी होती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई किसी ने अपराध किया, उसको अब उसको दंड मिल गया कि मान लीजिए 2 साल की कारावास हो गई, तो उसको अब गिरफ्तार किया जाए, उसकी गिरफ्तारी होगी दंड के अनुसार। दंड उसको मिला है, उसको अब गिरफ्तार किया जाएगा। दोषी करार और गिरफ्तारी। ठीक है, निरोध जो है डिटेंशन में बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें तो आप कोई अपराध किया है, इसमें आपने अपराध किया है, आपको अपराध की सज़ा मिली, आप दोषी करार दिए गए, आपको दंड मिला, गिरफ्तारी कर ली गई, आप जेल भेज दिए गए। दूसरा चीज़ है निरोध डिटेंशन, बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति पिछले अपराध पर दंडित करना नहीं बल्कि भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। यह शक के आधार पर एहतियातन किया जाता है। मतलब कोई लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ अपराध कर सकता है, कहीं कुछ कांड कर सकता है, तो उसको डिटेंशन कुछ देखते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ डिटेंशन हो जाते हैं कि कुछ नेताओं को पकड़ लिया था कि या कुछ जो क्या कहते हैं अलगाववादी समूहों से जुड़े होते हैं नेता, जो रहते तो यहीं पे हैं लेकिन अलगाववादी समूहों से हित अपना मतलब कि अपने फ्यूचर को देखते हैं या फिर उनसे जुड़े रहते हैं, उनको डिटेन कर लिया था। उन पर शक होता है कि अलगाववादी समूहों से जुड़े हुए हैं या कहीं भी मतलब जम्मू कश्मीर कहीं भी ऐसे चीज़ें होती हैं। तो एक तरह समझे पॉलिटिकल टाइप की चीज़ें हैं जिसमें लगता है या पॉलिटिकल के अलावा भी कोई अपराधी ऐसा हो जो मान लीजिए कुछ करता पहले किया रहा हो, कुछ मर्डर किया रहा हो और फ्यूचर में भी लगता है कि कुछ कर सकता है, उसके ऐसे हाव भाव या फिर ऐसा लगता है कुछ की शक हो कि कुछ कर सकता है, तो ऐसे मामलों में भी अभी कुछ किया तो नहीं है लेकिन डिटेंशन में रख लिया था पहले ही, तो ये होता है डिटेंशन। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध डिटेंशन से संरक्षण देना,
ये देख लेते हैं इसको डिटेल में, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत लोगों को करता है। साधारण कानूनी मामला अगर होगा तो जैसे मैंने बताया, हिरासत और गिरफ्तारी के आधार सूचना विधिक कार्रवाई व्यवसायी से मतलब कि एडवोकेट से मिल सकेगा। अगर साधारण कानूनी मामले में गिरफ्तारी हो रही थे, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। विदेश या निवारक हिरासत कानून के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा, इसमें एक्सेप्शन है। विदेशी कोई है, फॉरेनर या निवारक डिटेंशन हिरासत कानून के अंदर इसके तहत अगर लिया गया है तो उसका अधिकार नहीं होगा। ठीक है। अगर डिटेंशन कानून के अधिकार पर मतलब मामले में गिरफ्तार किया गया तो इस वाले मामले पे आ जाएंगे, निवारण हिरासत वाले पे। दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए सुरक्षा नागरिक विदेशी दोनों को, अगर डिटेंशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो नागरिक हो या कोई विदेशी हो, दोनों को कुछ चीज़ों की सुरक्षा मिलेगी। क्या चीज़? हिरासत में मैक्सिमम 3 मंथ तक का रखा जाएगा, या हिरासत बोर्ड बढ़ा सकता है। बोर्ड में हाई कोर्ट की न्यायाधीश होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे बोर्ड में, और हिरासत बोर्ड इसको बढ़ा सकता है। एम लक्ष्मीकांत में 2 मंथ दिया हुआ है, ये मैंने बेयर एक्ट में 3 मंथ का देखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। निरोध के आधार पर आधार बताना जाना चाहिए कि किस आधार पे आपको डिटेंशन में निरोध करने का मतलब डिटेंशन, जहाँ जहाँ निरोध मतलब डिटेंशन समझिए। पहला क्या चीज़ है? हिरासत में मैक्सिमम 3 मंथ तक रखा जाएगा। डिटेंशन बोर्ड जो होगा वो और 3 महीने से ऊपर बढ़ा सकता है। ठीक है। निरोध का आधार बताया जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि बताया ही जाए कि क्यों डिटेंशन किया जाए। डिटेंशन के विरोध प्रतिवेदन का अधिकार, जो भी जिसको निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उसको अधिकार होगा कि अपना प्रतिवेदन दे, उसको उसके विरुद्ध दे सकता है। किसी दंड कानून के अंतर्गत निरोध गिरफ्तारी नहीं। तो इस प्रकार ये आर्टिकल 22 भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर इसको बताएं हम लोग को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट अपना कुछ भी हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।